तीन चैप्टर, तीन टॉपिक्स में आपके आगे क्लियर करूंगा। फर्स्ट टॉपिक हमारा जो दे रखा है चैप्टर नंबर 3 इन एनसीईआरटी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या है, पहले इसका हम इंट्रोडक्शन लेंगे, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस बताया कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में डिफरेंस क्या है। आपको पहचान करनी है कि आपके सामने जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो एक पॉलिनोमियल है कि एक इक्वेशन है। जैसे अब हमारे सामने यहाँ पर था 2x + 7, ये क्या है, पॉलिनोमियल। दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 2x + 7 = 0। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है वो आपकी इक्वेशन होगी, ठीक है। इसको हम एक सिंपल इक्वेशन कहते हैं। अभी मैं आपको सब बताऊंगा कि सिंपल इक्वेशन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशंस क्या होती है। लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा कि इक्वेशन की नेसेसरी कंडीशंस क्या होती है। अगर हमारे सामने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैं इक्वेशन कब कहूंगा, तो उसके तीन कंडीशन होते हैं। दो साइड होनी चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सेकंड वन इज वेरिएबल एंड थर्ड वन इज कांस्टेंट। वेरिएबल होते हैं हमारे अल्फाबेट्स A B C D X Y Z, ये हमारी एक अननोन वैल्यूज होती हैं जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करके इक्वेशन को सॉल्व करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है 2x + 7 = 0, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना होगा तो इसका मतलब यह है कि वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अब वेरिएबल का वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, 2x आपका यहीं पे रहेगा, ये 7 जो कि आपको ऐड करा वहां जाकर क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट 2x - 7, सो x - 7 / 2, तो ये हो गया हमारा वेरिएबल का वैल्यू। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस इक्वेशन में हम वेरिएबल का वैल्यू यानी x का वैल्यू -7/2 पुट करेंगे तो हमारी दोनों साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। मैं आपको करके दिखाता हूं। 2x + 7 = 0, तो यहाँ पर हमने पुट करा x का वैल्यू -7/2, यानी इक्वेशन में हमें जहां जहां x नजर आया वहां पर हमने 7/2 लगाया, +7 = 0। 2 से 2 कैंसिल हुआ, -7 + 7 = 0, 0 = 0, दोनों साइड इक्वल आ रही है कि नहीं आ रही। इसका मतलब हमारी इक्वेशन सॉल्व हो, ठीक है। ये थी सिंपल इक्वेशन। सिंपल इक्वेशन का मतलब होता है जिसके अंदर आपके पास कांस्टेंट है, वेरिएबल है, दो साइड है और आप वहां पर वेरिएबल का वैल्यू निकाल रहे हो, वेरिएबल को सॉल्व कर रहे हो, तो आपका इक्वेशन सॉल्व हो जाता है। लेकिन जो दूसरी बात आती है कि यहाँ पर इस चैप्टर का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। तो मैंने जब आपको पॉलिनोमियल चैप्टर कराया था तो मैंने आपको बताया था एक वर्ड डिग्री। डिग्री का मतलब क्या, हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब होता है हमारी हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर का मतलब होता है अगर हमारे सामने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो उसमें सबसे बड़ी पावर हमें क्या नजर आ रही है। सबसे बड़ी पावर जो है स्क्वायर हो सकती है, क्यूब हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 100 हो सकती है, 99 हो सकती है, मतलब उससे बड़ी पावर हमें नजर नहीं आ रही। इस हिसाब से हम क्या करते हैं, अपनी इक्वेशंस को क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमारे पास डिग्री 1 है, 2 है, 3 है, तो हमने अलग अलग इक्वेशंस के उनको क्लासिफाई कर दिया। अगर मान लो किसी भी इक्वेशन की डिग्री 1 होती है तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या कहते हैं बेटा, लीनियर इक्वेशन। ये हमारी लीनियर इक्वेशंस होती हैं। अगर किसी भी इक्वेशन की हाईएस्ट पावर यानी उसकी डिग्री 2 होगी तो उसको कहा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या कहा जाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक। अब आपके पास दो चैप्टर्स हैं यहाँ पर, लीनियर इक्वेशन भी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का नेक्स्ट चैप्टर है। अब मैं दोनों में आपको डिफरेंस बताता हूँ। आप पूरा चैप्टर 3 देख लो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आप पूरा देख लो, किसी भी इक्वेशन में आपको पावर नजर नहीं आएगी। मतलब उसकी हाईएस्ट पावर क्या हो गई, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगर मान लो किसी भी इक्वेशन की डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर 3 हो जाती है तो उसको कहा जाता है क्यूबिक इक्वेशन। क्या कहा जाता है, अब जैसे हमने आपके सामने लिखा 2x + 7 = 0, कोई पावर नजर आ रही है, इसका मतलब इसकी हाईएस्ट पावर क्या हो गई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन। लेकिन हमारे चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, मतलब कि हमारे पास लीनियर इक्वेशंस तो है लेकिन लीनियर इक्वेशन के साथ साथ हमारे पास दो वेरिएबल्स भी हैं। मतलब हमारे पास x भी है, y भी है, a के साथ b भी है, b के साथ c भी है, c के साथ d भी है, मतलब दो वेरिएबल्स आपको नजर आएंगे। तो ये हमारी बन जाती है 2x + 3y + 7 = 0। ये है हमारी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन का मतलब समझ आया आपको। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपकी जो हाईएस्ट पावर है यानी डिग्री है वो 1 है। अगर लीनियर इक्वेशन जो है उसके अंदर दो वेरिएबल हो जाते हैं तो उसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल।
लेकिन यहाँ पर हमारे पास पेयर्स आ रहे हैं, ठीक है ना, मतलब लीनियर इक्वेशन हमारी जोड़ों में आ रही है। जैसे हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई 2x + 3y + 7 = 0 और सेकंड इक्वेशन हमारी हो गई 4x + 6y + 14 = 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। इसलिए इस चैप्टर का नाम होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप क्लास 9th में भी ये चैप्टर पढ़कर आए थे, लेकिन उसमें पेयर नहीं था, उसमें सिर्फ क्या था, लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल। तो आपको एक इक्वेशन दे दी जाती थी जैसे 2x + 3y = 6 और आपको कहा जाता था कि x और y की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो x और y की जब आप वैल्यू कैलकुलेट करते थे तो आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आती थी। आप x डालो आपके पास y आता था, आप y डालो आपके पास x आता था, तो आप अनलिमिटेड वैल्यूज निकाल लेते थे, है ना, x जितने मर्जी निकालो, y जितने मर्जी निकालो। लेकिन जब आपके पास पेयर होता है, मतलब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपके पास पेयर में आती है, तो आपके पास जो है लिमिटेड वैल्यूज आती है, ठीक है ना। उसके लिए 3 केसेस होते हैं, वो मैं अभी आपको समझा रहा हूं। कितना क्लियर हो गया आप सबको? कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? समझ आ गया इस चैप्टर का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्यों है? ये लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि इसकी डिग्री, इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं? आपको x के साथ क्या नजर आएगा? a के साथ b आएगा, मतलब 2 वेरिएबल्स आपको इक्वेशन नजर आएंगे, दूसरा इसके साथ पेयर है। और जब पेयर होते हैं तो आपके पास नए-नए केसेस आते हैं, नए-नए कंडीशंस आते हैं। समझ आ गई बात आपको? चलो क्लियर हो गए, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ आ गया आपको पॉलिनोमियल और इक्वेशन में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, आपको समझ आ गया होगा लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है, सब समझ आ गया होगा आपको। क्यूबिक इक्वेशंस क्या होती है, क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अगर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना चाहते हैं तो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? उससे पहले मैं आपको ना कुछ केसेस समझाता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशन है, 2x + 3y + 7 = 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। 4x + 6y - 14 = 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर हम इनको क्लासिफाई करें वेरिएबल्स के अंदर, तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा x के साथ वेरिएबल x1 है, एक्चुअली क्या होता है, जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होती है ना, उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है जो इसका एक सबसे अच्छा फॉर्म है जिसमें हमारी इक्वेशन होनी चाहिए, वो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होता है ax + by + c = 0। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर मान लो कोई कांस्टेंट x के साथ है तो वो a होगा, कोई कांस्टेंट अगर y के साथ है तो वो b होगा, और कोई कांस्टेंट अगर किसी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो वो c माना जाता है। तो क्योंकि हमारी इक्वेशन नंबर 1 है और ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, तो इस वजह से ये हमारे पास हो गया a1 b1 c1 a2 b2 c2। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? कोई प्रॉब्लम? अब हमारे पास यहाँ पर 3 केसेस बनते हैं, उन 3 केसेस को जरा ध्यान से देखना। सबसे पहले हमारे पास आता है केस 1। हमने a1/a2 रखा, b1/b2 रखा, लेकिन हमारा a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आया। a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आया। अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं। कैसी लाइन बनती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब होता है एक ऐसी लाइन जो एक पॉइंट पे आगे दूसरे को काटती है, इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहा जाता है। ऐसा केस तब होगा, मैं अभी आपको सारा क्लियर करूंगा कि ऐसा हमें क्यों करना पड़ता है। अगर हमने a1/a2 रखा, b1/b2 रखा, a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं है, यहाँ पर c1 और c2 का कोई खेल ही नहीं है। अगर हमारा a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आता है तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने पर हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइन आ जाती हैं तो इसका मतलब हमारे पास यूनिक सॉल्यूशंस आएंगे। यूनिक सॉल्यूशंस आते हैं। कितने सॉल्यूशंस आते हैं? मतलब एक एग्जैक्ट सॉल्यूशन आएगा, x का भी एक वैल्यू आएगा और y का भी एक ही वैल्यू आएगा। ये केस सबसे परफेक्ट होता है। ऐसा मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि अगर कभी भी एग्जाम में आपके पास लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आ जाए, कई बार क्या होता है बच्चे उसको पूरा सॉल्व कर देते हैं और पूरा सॉल्व करने के बाद कहते हैं कि इसका आंसर बड़ा विचित्र सा आ रहा है। वो विचित्र सा इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने यहाँ पर इनकी वैल्यूज को, इनकी जो a b c है, उनको उनका रेशियो फाइंड आउट नहीं करा, उनको आपस में कंपेयर नहीं करा। जब तक आप उनको कंपेयर नहीं करोगे, सॉल्यूशन करने से पहले आपको ये क्लियर नहीं होगा कि किस तरह का सॉल्यूशन हमारे पास आ रहा है। जब मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट कराता हूं बच्चों को, जब वो इनिशियली 10th क्लास में आते हैं तो एक क्वेश्चन आता है 3.3 का, जो कि अब 3.2 हो गई है, नए जो हमारा कोर्स आया है, तो उसके अंदर एक इक्वेशन आती है। बच्चों को लगता है मैं सॉल्व करना सीख गया,
लेकिन मैं एक इक्वेशन उसके आगे जरूर डालता हूं, और एक इक्वेशन जब मैं उसके आगे डालता हूं वो बच्चा कहता है कि सर इसका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, क्योंकि बच्चे ने सीखा नहीं होता कि उसको आपस में कंपेयर भी करना है। ये हमारा फर्स्ट केस है। सेकंड केस हमारा क्या होता है, केस नंबर 2। केस नंबर 2 हमारा होता है A1/A2 B1/B2 C1/C2। इसका मतलब ये हुआ कि हमने A1/A2 रखा, B1/B2 रखा, C1/C2 रखा, और इस केसेस के अंदर तीनों हमारे रेशो इक्वल आ गए। अगर मान लो ऐसा करने पर तीनों रेशो हमारे इक्वल आ जाते हैं तो हमारी जो लाइन ड्रॉ होती है वो होती है कोइंसिडेंट लाइन। कौन सी लाइन होती है? कोइंसिडेंट लाइन। समझते हो? एक लाइन बनेगी उसके ऊपर दूसरी लाइन बन जाएगी, मतलब एक लाइन दूसरे को कवर कर लेगी। अब ऑब्वियसली बात है अगर दोनों लाइन एक साथ जा रही है तो इसके अंदर हमें मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मैनी। मतलब x भी आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे और y भी आपके पास बहुत सारे आ जाएंगे। तीसरा केस जो हमारा बनता है, तीसरे केसेस के अंदर A1/A2 इक्वल आ रहा है B1/B2 के, लेकिन वो इक्वल नहीं आ रहा C1/C2 के। अगर ऐसा केस बन गया तो यहां पर आपके पास आएंगी पैरेलल लाइंस। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कह रहा हूं मैं, आप अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना तो आपके पास पैरेलल लाइन यानी समानांतर रेखाएं आएंगी जो दूरी बनाकर चलेंगी ऐसे, फर्स्ट सेकंड, ये। लेकिन ये कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और अगर ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो क्या सॉल्यूशन निकल कर आएगा? जब तक आपकी जो लाइंस है वो आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी तो इंटरसेक्ट करने पर कोई सॉल्यूशन निकल कर नहीं आता है। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है? नो सॉल्यूशंस। क्या होते हैं बेटा? समझ आ गई बात? यानी फर्स्ट केस में और सेकंड केस में आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, लेकिन थर्ड केस में आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे। फर्स्ट केस में आपके पास यूनिक सॉल्यूशंस आएंगे, यानी x का एक वैल्यू और y का एक वैल्यू। जो सेकंड केस है वहां पर आपको मेनी सॉल्यूशंस मिलेंगे क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन फॉर्म हुई है, ठीक है। लेकिन जो हमारा थर्ड केस है उसमें तो लाइन मैच ही नहीं हुई, लाइन आपस में इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही, लाइनों का आपस में मिलन ही नहीं हुआ, और जब तक उनका मिलन नहीं होगा तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, वो आप सब जानते हैं। तो इसके अंदर हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं आता। जो हमारा फर्स्ट और सेकंड केस होता है इसको हम कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशंस। क्या कहते हैं? और जो हमारा थर्ड केस आता है उसको कहा जाता है इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशंस या इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सबसे पहले इस बात का हमेशा आप सब बच्चों ने ध्यान रखना है, अगर इसके किले को भेदना है आपको इक्वेशन सॉल्व करने से पहले उनके जो वेरिएबल्स हैं, उनके जो कांस्टेंट है, उनका रेशो फाइंड आउट करना है और रेशो को कंपेयर करना है। जब आप रेशो को कंपेयर करेंगे तो आपके पास तीन केसेस तैयार होंगे। पहला केस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, और अगर A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आया तो आपका ग्राफिकली किस तरह की लाइन शो होंगी? मतलब एक दूसरे को काटेंगे। समझ आ गई बात? दूसरा, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो उसमें यूनिक सॉल्यूशंस आएंगे। यूनिक मतलब एग्जैक्ट सॉल्यूशंस आएंगे, x का भी एक वैल्यू आएगा, y भी एक सॉल्यूशन आएगा, ये आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। समझ आ गई बात? सेकंड केस आपका होता है जिसके अंदर A1/A2 B1/B2 C1/C2 तीनों का रेशियो इक्वल आ जाएगा। ऐसे में अगर आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो आपके पास कोइंसिडेंट लाइन आएगी, मतलब एक के ऊपर एक दूसरी लाइन चढ़ जाएगी, पहली वाली लाइन को दूसरी लाइन कवर कर लेगी ग्राफ में, और इसके अंदर आपके बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। ये वही दोस्त हैं जो आपके सामने आपके अच्छे बनेंगे और पीठ पीछे आपकी बुराई करेंगे, ठीक है। सबसे बुरे होते हैं थर्ड केस वाले। थर्ड केस वाले के अंदर क्या होता है? A1/A2 तो बराबर आ रहा है B1/B2 के, लेकिन वो C1/C2 के बराबर नहीं आ रहा। ये होते हैं जलनखोर दोस्त। समझ आ गई बात? आपसे ईर्ष्या करने वाले दोस्त, ये कभी भी आपसे नहीं मिलेंगे, लेकिन हमेशा आपके ऊपर जो है, ये बिल्कुल वही कैसे थे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी है। ये आपस में मिलेंगे नहीं तो कोई सॉल्यूशन निकल कर नहीं आएगा। बताओ समझ आ रही बात की नहीं आ रही? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई इशू तो नहीं है? नेक्स्ट टॉपिक हमारा दे रखा है मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर मान लो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं? सॉल्व करने के आपके पास दो मेथड होते हैं। पहला मेथड हमारा होता है ग्राफिकल मेथड। कौन सा मेथड होता है? जब आपको ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना। और मैंने आपको बताया तीन केसेस आते हैं जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। या तो आपके पास इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, या तो आपके पास कोइंसिडेंट लाइन आएंगी, और या आपके पास पैरेलल लाइंस आएंगी। फर्स्ट केस की अगर हम बात करें
अगर हमारे पास जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं और ग्राफ ड्रॉ करने पर हमारे पास पहला केस आता है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं, तो हमें यूनिक सॉल्यूशंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? ठीक है, ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, हमारा ग्राफिकल मेथड होता है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। सेकंड हमारे पास होता है कोइंसिडेंट लाइन। अगर हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन आएंगी तो हमारे पास हो जाएंगे मैनी सॉल्यूशंस। क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास? और उसके बाद अगर मान लीजिए हमारे पास पैरेलल लाइंस आती हैं, तो पैरेलल लाइंस तो कभी आपस में मिलती नहीं, इंटरसेक्ट नहीं करती, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, अभी ग्राफिकल मेथड को हम थोड़ी देर में करते हैं। दूसरा मेथड जो हमारा होता है वो होता है अलजेब्रिकली मेथड। अलजेब्रिकल मेथड के अंदर हमारे पास बेसिकली 4 मेथड्स होते हैं। उसमें से कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो बनवास पे चले गए हैं, तो उनको हमें नहीं करना है, वो चले गए घर छोड़ के। पहला मेथड जो हमारा होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड होता है? आप सभी गेम्स खेलते होंगे, क्रिकेट खेलते होंगे, फुटबॉल खेलते होंगे, उसमें कभी एक प्लेयर घायल हो जाता है तो उसके स्थान पर दूसरा प्लेयर आता है, उसका सब्स्टिट्यूट होता है। ठीक है ना, उसने उसको रिप्लेस कर दिया। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास होता है एलिमिनेशन। सबने बिग बॉस देखा? बिग बॉस में हर वीक कोई ना कोई एलिमिनेट होता है। ठीक है, ये एलिमिनेशन मेथड होता है। नेक्स्ट मेथड जो हमारा होता है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई से फिलहाल अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये कहां पर है? बनवास में। ठीक है, लास्ट मेथड जो हमारा होता है रिड्यूसिंग मेथड। रिड्यूसिंग मेथड में आप बोलोगे तो मैं इससे बात करूंगा, तो मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि ये मेथड भी आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि शायद ये आ रहा है, ये वर्ड प्रॉब्लम्स में आ रहा है। ठीक है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स के जो केसेस है उसमें आ रहा है। जो आप कह रहे हो तो मैं इससे बात कर लूंगा। समझ आ गई बात? तो बेसिकली अलजेब्रिकल मेथड्स के अंदर हमें 3 मेथड्स करने हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग नहीं करेंगे, और लास्ट मेथड हमारा कौन सा दे रखा है? चलिए, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं अलजेब्रिकली मेथड में। जो सबसे पहला मेथड होता है उसका नाम होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या नाम होता है? सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो जाता है रिप्लेस कर देना, किसी चीज को हटाकर दूसरी चीज लेकर आना, इसको रिप्लेसमेंट कहते हैं, इसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। सपोज करिए हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, x + y = 14, x - y = 4। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि ये 2 इक्वेशंस है तो ये पेयर बन गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन नंबर 1, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों ही जो हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, हम उससे क्या करेंगे, एक वैल्यू बनाएंगे किसी एक वेरिएबल का, या तो x बनाएंगे या y बनाएंगे, इक्वेशन नंबर 1 से इक्वेशन नंबर 2 से। जैसे हम यहां पर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 x + y = 14। तो अगर मान लीजिए हमें x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो यहां पर जो हमारे पास y ऐड करा था वहां जाकर क्या करेगा, तो हमारा x का वैल्यू क्या हो गया, 14 - y। अब ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से तैयार करा है। अब इसी वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, मतलब जहां जहां इक्वेशन नंबर 2 में हमें x नजर आ रहा है, हम वहां पर x को रिप्लेस कर देंगे उसके वैल्यू से। सेकंड इक्वेशन हमारे पास दिया गया है x - y = 4। अब क्योंकि हमने फर्स्ट इक्वेशन से एक वैल्यू बनाया था x का, तो हम x को यहां से रिप्लेस कर देंगे और x की जगह पर हम क्या करेंगे, उसका वैल्यू पुट कर देंगे। तो हम यहां पर पुट करेंगे 14 - y, तो x के जगह पर लग गया 14 - y - y = 4। 14 - 2y = 4, -2y इधर रहेगा, 4 माइनस में 14, -2y -10, माइनस से माइनस कैंसिल करा, y का वैल्यू 10 डिवाइडेड बाय 2, y = कितना आ गया हमारे पास, 5। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो हमारा फर्स्ट वेरिएबल था। तो उस फर्स्ट वेरिएबल का ऑलरेडी हम वैल्यू बना चुके हैं 14 - y, और y हमारे पास आ चुका है। तो x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 14 - 5, क्योंकि y का वैल्यू 5 आया है, तो x हमारे पास कितना आ गया, x हमारे पास आ गया 9, y हमारे पास आ गया 5। ये जो मेथड था इसका नाम था सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहां पर हमने सब्स्टिट्यूशन किया। यहां पर हमने क्या करा, जो वैल्यू है उसको रिप्लेस करा, उसकी जगह पर दूसरा वैल्यू लगाया, इसलिए इस मेथड का नाम सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। समझ आया, क्लियर हुआ? कभी कभार क्या होता है, हमारे पास जो इक्वेशंस आती है ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होती नहीं है। दिक्कत हमारे साथ तब आती है, इक्वेशन आप लोग सॉल्व कर लेते हो, मेथड्स आपको क्लियर है, आपके साथ सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर मान लो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लाया जाए। तो उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। एनसीईआरटी दिखाओ मुझे। सपोज करिए हमारे पास एक इक्वेशन आई 3x/2
माइनस 5y/3 इज इक्वल टू हमारे पास आया -2। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकंड हमारे पास दिया गया है x+3 प्लस y/2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 13/6। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। क्या ये आपको इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नजर आ रही हैं? तो सबसे पहला हमारा जो काम हुआ, कोई भी मेथड यूज करो, इनमें स्टैंडर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, इस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो इस फॉर्म में हम इसको कैसे लेकर आएंगे, जरा ध्यान से देखेंगे आप सभी बच्चे कि क्या कर रहा हूं मैं। ठीक है, कौन सा यहाँ पर जो है मैं मंत्र फूक रहा हूं उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास ये देखो, इसके फॉर्म में हमने 1 लगाया, फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। ठीक है, जिसके पास कोई डिनोमिनेटर नहीं था, मैं डिनोमिनेटर में क्या लगा दिया 1 पुट कर दिया। अब सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने भी मेरे पास यहाँ पर टर्म्स हैं सबके डिनोमिनेटर का एक साथ एलसीएम लेना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा 2 3 1 का। एलसीएम कितना आ गया, क्योंकि मैंने दोनों साइड राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड के सारे टर्म्स के डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया था, इसलिए मुझे नीचे डिनोमिनेटर शो नहीं करना। यहाँ पर आपका एक स्टेप जो स्किप हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 6 है, 6 को 2 से डिवाइड करा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करा 9x, 6 को आपने 3 से डिवाइड करा 2 को 5 से मल्टीप्लाई करा 10, 6 को आपने 1 से डिवाइड करा 6 2 जा -12। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, जो कि किस फॉर्म में आ गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई है। ठीक है, सैलून से बाहर आ गई, बिल्कुल तैयार हो गई है। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन देखो। दूसरी इक्वेशन आपके पास दी गई है x/3 y/2 इज इक्वल टू 13/6। वत्सल ध्यान देना। ठीक है, यहां पर हमें दोबारा से एलसीएम फाइंड आउट करना है दोनों साइड के डिनोमिनेटर्स का एक साथ, 3 2 और 6। अब ये मत कहना सर हमें एलसीएम निकालना नहीं आता, एलसीएम कैलकुलेट करना आता है ना। एलसीएम निकालने के लिए पर बता देता हूं, सबको एक साथ कटघरे में खड़ा करते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे प्राइम नंबर से। सबसे छोटा प्राइम नंबर 1 है या 2 है? 2 है, 1 नहीं है। चलो ठीक है, 2 से कर लेते हैं। 2 से हमने करा 3 1 और 3, उसके बाद हमने 3 से करा 1 and 1। अब ये नंबर जो आपको बालकनी में नजर आ रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, नीचे पार्किंग है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 2 जा कितना हो गया, तो हमारे पास एलसीएम कितना आया 6। ठीक है, अब क्योंकि आपने दोनों साइड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के डिनोमिनेटर्स का एक साथ एलसीएम लिया है, इस वजह से आपको नीचे डिनोमिनेटर शो करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो आपके पास ये 6 आ गया, 6 को आपने 3 से डिवाइड करा 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा 2x, 6 को आपने 2 से डिवाइड करा 3 को y से मल्टीप्लाई करा 3y, 6 को आपने 6 से डिवाइड करा 1 को 13 से मल्टीप्लाई करा। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब आपकी दोनों इक्वेशन तैयार है। ठीक है ना, अब आपने इसको कढ़ाई में डालना है और धीमी आंच में गर्म करना है, आपका खाना तैयार हो जाएगा। कैसे करना जरा ध्यान से देखो। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1, 9x minus 10y is equal to -12, 2x plus 3y is equal to 13। This is equation 1, this is equation 2 in standard form। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एक वैल्यू कैलकुलेट करेंगे x का या y का, एक वैल्यू बनाएंगे किसी एक वेरिएबल का, या तो x का बनाएंगे या y का बनाएंगे, दोनों का नहीं बनाना। जैसे हमारे पास है 9x minus 10y is equal to -12, 9x आपके पास ये पे रहेगा, 10y जो सब्ट्रैक्ट कर रहा है वहां जाकर क्या करेगा, ऐड करेगा, x का वैल्यू -12 प्लस 10y डिवाइडेड बाय 9। ये हमने एक x का वैल्यू बना लिया। अब ये x का वैल्यू क्योंकि हमने पहली इक्वेशन से बनाया है, तो इसको पहली इक्वेशन में पुट नहीं करेंगे। पहली इक्वेशन में पुट करने का मतलब ये कि आपने इंस्टाग्राम पर ना पोस्ट डाला, खुद ही लाइक कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ रही है, हमें दूसरों से लाइक करवाना। दूसरों से लाइक करवाने के लिए क्या करेंगे, जो आपने वैल्यू बनाया वो दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। दूसरा इक्वेशन आपके पास क्या है, 2x plus 3y is equal to 13। अब यहाँ पर हमें पुट करना है x का वैल्यू -12 plus 10y by 9। मतलब जहां जहां इस सेकंड इक्वेशन में आपको x नजर आ रहा है, x को हटाएंगे, उसका वैल्यू लगाएंगे और देश को आगे लेके जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 2 -12 plus 10y divided by 9 plus 3y is equal to 13। कोई प्रॉब्लम? अब इनको इनटू करेंगे। आपको पता होगा जब कोई साइन नहीं होता, ब्रैकेट ओपन करते हो तो इनटू करना पड़ता है। तो इसमें इनटू में कोई एलसीएम वगैरह का तो प्रॉब्लम नहीं होता, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना होता है। जो न्यूमरेटर है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, जो डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो -12 है वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, बड़ा हो गया, क्या बन गया -24। उसके बाद प्लस का साइन आ गया, 10y था, 10y को 2 से मल्टीप्लाई करा, क्या आ गया
डिवाइडेड बाय 9 बन जा 9 प्लस हमारे पास हो गया 3y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आया 33 के अपॉन 1 पुट करा 13 के अपॉन 1 पुट करा। फिर वैसे जो एलसीएम का मेथड मैं आपको समझा रहा था सेम वैसे आपने एलसीएम लेना है 1 9 एंड 9 1 का एलसीएम आपके पास कितना आएगा बेटा 9 क्योंकि दोनों साइड का एलसीएम मैं एक साथ ले रहा हूं इसलिए मुझे नीचे डिनोमिनेटर शो करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो 9 को 9 से डिवाइड करा 24 प्लस में 20y 9 को 1 से डिवाइड करा 9 9 3 जा 27y 9 को 1 से डिवाइड करा 9 9 को 13 से मल्टीप्लाई करा 117 आई थिंक 13 9 जब 117 होता है। यस सर आपको टेबल्स आते हैं पक्का 117 होता है 107 नहीं होता। अनिष्का को 20 तक टेबल नहीं आता समस्या तो ये होती है ठीक है। अब यहाँ देखो जल्दी आंसर -24 हमारे पास यहीं पे रहा 20y प्लस 27y 47y आंसर आ गया 117 47y हमने यहीं पे रखा 117 ये 24 जो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर रहा है वहां जाकर क्या करेगा ठीक है यहाँ पर हो गया 141 y का वैल्यू कैलकुलेट करा 141 डिवाइडेड बाय 7 x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया y का वैल्यू कितना आ गया 3 नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x ठीक है x का ऑलरेडी आपने वैल्यू बनाया हो मतलब आप ये मान लो कि आप जो है सब्जी सारी कट कर पूरा कट करके लाए हो आपने बस उसको क्या करना है तैयार करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा y का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है दोबारा इक्वेशन में नहीं डालना आपने y का वैल्यू यहाँ पर पुट करना है। x आपके पास हो गया -12 प्लस 10 इंटू में 3 डिवाइडेड बाय 9 x इज इक्वल टू -12 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 9 18 डिवाइडेड बाय 9 अगर हम 30 में से 12 माइनस करेंगे शायद 18 ही बचेगा ना हाथ में ठीक है। मम्मी ने दिया 30 रुपए 12 रुपए का हमने सामान खा लिया तो हमारे पास कितना बचा 18 रुपए 18 को हमने 9 से डिवाइड करा कितना आ गया इसका मतलब इस इक्वेशन में x का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया और y का वैल्यू कितना आ गया और ये जो मेथड मैंने यूज करा इसका नाम क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। मैंने यहाँ पर आपको दो तरह की इक्वेशन कराई पहली इक्वेशन बड़ी सिंपल थी जो दूसरी इक्वेशन मैंने आपको कराई उसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए वी हैव टू फाइंड एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ बोथ साइड ऑफ इक्वेशंस बोथ साइड ऑफ टर्म्स जो दोनों साइड के हमारे टर्म्स हैं उनके डिनोमिनेटर का हमें एलसीएम कैलकुलेट करना पड़ेगा। एलसीएम कैलकुलेट जब हम करेंगे तो हम अपने आप देखेंगे कि हमारी जो इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगी। मेथड क्लियर हो गया कोई प्रॉब्लम अगर इसमें डेसिमल का कॉन्सेप्ट आ जाए कर लोगे डेसिमल का इक्वेशन हो जाए कर लोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कहते हैं इज द सिंपलेस्ट मेथड टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे इजीएस्ट मेथड एलसीएम मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड होता है। एलिमिनेशन क्या है एलिमिनेशन किसे कहते हैं एलिमिनेट कर देना उसी से वर्ड एलिमिनेशन निकला है। अब ये कैसे करना है दोबारा से एक इक्वेशन उठाते हैं ठीक है। नेक्स्ट मेथड इज एलिमिनेशन। व्हाट इज एलिमिनेशन मेथड अगर हम ब्रैकेट में लिखे ना इजीएस्ट मेथड तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि एलिमिनेशन मेथड हमने चैप्टर सीखने से पहले सीख लिया था जब हम 9th क्लास में थे सभी 9th से 10th में आए हैं ठीक है। 9th क्लास में जब हम लॉन्ग डिवीजन मेथड करते थे पॉलिनोमियल का तो वहां पर कहीं ना कहीं एलिमिनेशन मेथड यूज किया जाता था। अब एलिमिनेशन मेथड किस पक्षी का नाम है क्या बला है और ये बला कैसे उतारी जाती है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ सारे बच्चे ध्यान से देखना। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x plus y is equal to 5 दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ वी हमारे पास जो सेकंड इक्वेशन है 2x minus 3y is equal to 4 दिस इज इक्वेशन नंबर 2 ठीक है। अगर एलिमिनेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा क्या कर सकते हैं क्या करना जरूरी है ध्यान से सुनना मेरी बात। कुछ नहीं करना दोनों जो इक्वेशंस हैं उनके पहले पहले टर्म्स देखो चेक करो और ये पता करो कि जो दोनों पहले पहले टर्म्स हैं क्या उन टर्म्स के कांस्टेंट्स यानी नंबर सेम है। यहां पर आपको कोई नंबर नजर नहीं आ रहा तो हम यहां पर क्या पुट कर लेते हैं 1 पुट कर लिया। यहां पर हमारे पास क्या है 2 तो अभी काम करते हैं ना दोनों को सेम करते हैं तो दोनों को सेम करने का बड़ा आसान तरीका है ठीक है। दोनों को लड़वा दो समझ आ गई बात। अगर आपको इनको दोनों को सिंपल बनाना है तो दोनों को आपस में लड़वा दो। अब लड़वाओगे कैसे जरा ध्यान से देखना इसका ये 2 यहां लगा दो इसका ये 1 यहां लगा दो इनटू करना है बहुत आसान है। कभी भी अगर आपके पास एलिमिनेशन मेथड आए पहले ये चेक करो कि आपके पास जो है ये दोनों इक्वेशंस जो दे रखी हैं इसके पहले पहले जो कांस्टेंट्स हैं वो सेम हैं
सेम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर सेम नहीं है तो हमें यहाँ पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। वो काम क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसका जो पहला टर्म है वो 1 है, क्रॉस कर दो, इसको 1 से इंटू करो, इसको 2 से इंटू करो, ठीक है। अब ये पूरी इक्वेशन हमारी 2 से इंटू होगी। अगर x को 2 से करूंगा, 2 को y से करूंगा, 5 को 2 से करूंगा, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 ना धोकर, ठीक है, शैम्पू करके। सेकंड इक्वेशन हमारे पास दे रखी है 2x - 3y = 4, उसको किससे इंटू करा, और आप सभी जानते हो कि किसी भी नंबर को अगर 1 से इंटू किया जाए तो सेम एग्जैक्ट नंबर आ जाता है। एग्जैक्ट नंबर आता है कि नहीं आता? तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 2x - 3y = 4। कोई प्रॉब्लम? अब इससे हमें फायदा क्या मिला? फायदा हमें ये मिला कि दोनों इक्वेशन के पहले टर्म क्या हो गए, सेम हो गए। जो पहले सेम नहीं थे अब दूसरे टर्म में वो सेम हो गए। अब जब ये सेम हो गए हैं तो इससे बेनिफिट हमारा ये होगा कि जब हम इसको एलिमिनेट करेंगे तो दोनों इक्वेशन से एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है, समझ आ गई बात? तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखो, ये जो नीचे वाला आपका टर्म है, नीचे वाली जो आपकी इक्वेशन है, आपको ना इसका साइन इनवर्स करना पड़ेगा, इसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में साइन बदल जाते हैं हर टर्म में। अगर वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे अब ये नंबर पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इस मेथड को कहते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स मींस उसको -1 से इंटू कर दिया। -1 से इंटू करोगे तो साइन पलट जाएगा, समझ आ गई? वो अपनी बात से पलट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2x से 2x कैंसिल हो गया, ये हमारे पास है 2y और ये हमारे पास है 3y, हमारे पास कितना आ गया, 5y। ये हमारे पास 10 है, 10 में से 4 माइनस करा, क्या बचा, y का वैल्यू हमारे पास आ गया 6/5, क्योंकि ये 5 इंटू करा था, वहां जाकर इसने क्या करा, चलो हमने एक काम तो कर लिया, y कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो x कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो इक्वेशंस थी। किसी भी एक इक्वेशन में जो अभी आपने वेरिएबल फाइंड आउट करा है उसका वैल्यू डाल लीजिए, ठीक है। आप कैसे पुट करेंगे, x + y = 5, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे y का वैल्यू 6/5, यानी जहां जहां हमें y नजर आ रहा है y हटाकर उसके जगह पर हम क्या लगाएंगे, 6/5। तो x का वैल्यू हो गया 6/5 = 5। 5 के अपॉन में हमने 1 लगाया, x हमारा यहीं पे रहा, ये 6/5 जो कि यहाँ पर ऐड कर रहा है, वहां जाकर ये क्या करेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया 5, 25 माइनस में 6, तो x का वैल्यू हो गया 19/5, यानी x हमने 19/5 निकाला और y हमने क्या निकाला, 6/5। इस मेथड का नाम क्या था? अब आपको दो मेथड आ गए, पहला मेथड, सेकंड मेथड, अब थर्ड मेथड पे आते हैं। थर्ड मेथड में क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना नहीं है, तो अब हम फोर्थ मेथड करेंगे और उसका नाम क्या है, रिड्यूसिंग मेथड। दो मेथड क्लियर हो गए, जो अब तक मैंने आपको समझाया क्लियर हुआ? किसी चीज को रिड्यूस करना, रिड्यूस मतलब क्या होता है आयुष, कम करना, घटाना है, बढ़ाना, घटाना। घटाने को क्या बोलते हैं आप, रिड्यूस कर देना। रिड्यूस कर दिया, ठीक है, मैं अपना वेट रिड्यूस कर रहा हूं पहले मेरा वेट 95 किलो था, मैंने 90 कर दिया, 85 कर दिया, और कम नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो ये हमारा रिड्यूसिंग मेथड। पर रिड्यूसिंग, अब हमारे आगे कंफ्यूजन हो जाएगी ना, कहां पे मुझे एलिमिनेशन चलाना है, कहां पे मुझे जो है सब्स्टिट्यूशन चलाना है, और कहां पे रिड्यूसिंग चलाना है। तो रिड्यूसिंग हम वहां चलाते हैं जहां पर हमारे वेरिएबल, वेरिएबल मींस वैल्यू नहीं होती, x और y और a और b और c, ये सारे वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स अगर हमारे फ्रैक्शन में है और एज अ डिनोमिनेटर है, वहां पर हमें यूज करना होता है मेथड नंबर 3, और उसका नाम क्या है, रिड्यूसिंग मेथड। अब ये रिड्यूसिंग मेथड क्या है, जरा ध्यान से आप सभी बच्चे सुनेंगे। फर्स्ट मेथड हमारा दे रखा है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी दे रखी है 1/2x 1/3y = हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 2, और इसका जो सेकंड पार्टनर है वो हमारा दे रखा है 1/3x 1/2y = हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 13/6। ये इक्वेशन, अब तक जो इक्वेशंस मैंने आपको कराई 2-3, उनसे थोड़ी अलग है। क्या डिफरेंस है इसमें, इनमें और वो जो गांव वाले थे उनमें, दोनों में डिफरेंस बताओ। अभी वेरिएबल तो दो ही हैं, वहां भी x और y था, यहाँ भी x और y है, ठीक है ना। वो भी शर्मा वर्मा थे, ये भी शर्मा वर्मा है, दोनों में डिफरेंस बताओ क्या है। इसमें ये ग्राउंड फ्लोर में रहते हैं, वो फर्स्ट फ्लोर में रहते हैं, ठीक है। ये आपको ग्राउंड फ्लोर में नजर आ रहे हैं ना,
ग्राउंड फ्लोर क्या बेसमेंट में रह रहे हैं ससुरे तो, ठीक है ना। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है, जब आपको लगता है कि अब आपको रिड्यूसिंग मेथड लगाना चाहिए, आपको वेरिएबल नीचे नजर आएंगे, और जब आपको वेरिएबल नीचे नजर आएंगे इसका मतलब रिड्यूसिंग मेथड लगेगा। ध्यान रखना, ठीक है ना। वहां पे मैं नहीं चलूंगा साथ में पेपर में बताने कि भैया कौन सा मेथड लगाने मेरे प्यारे बच्चे, वहां पे खुद समझना पड़ेगा, ठीक है। और समझोगे तब जब यहाँ पढ़ोगे। ये मत सोचो कि 1:30 बजे जो है मैक्रोनी मैं लाया हूँ, पास्ता वो लेकर आया, वो खोलने हमने डब्बे, ठीक है। यहाँ पर ये देखो कैसे होंगे सॉल्व, ठीक है। और ब्रेड पकौड़ों का ऑर्डर तो फिर बाद में हो ही जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा ध्यान से, हमारे पास है 1/2x 1/3y इज इक्वल टू, हमारे पास आया 2, 1/3x 1/2y इज इक्वल टू 13/6। एक काम करके आपको दिखाता हूँ, इनको थोड़ा सा ना हिंदी में पढ़ते हैं समास विग्रह है। विग्रह का मतलब क्या होता है? तोड़ना, अलग कर देना। इनको तोड़ता हूं मैं, इनको जुदा करता हूं, ठीक है ना। बेचारे दर्द में तो आएंगे, डीपी भी अपने हटाएंगे व्हाट्सएप से, अलग हो गए ना। हाँ, ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएंगे, फिर आप मैसेज करोगे भाई क्या हुआ, वो कहेगा कुछ नहीं हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमने क्या रहा, 1/2 1/x अलग कर दिया, 1/3 1/y अलग कर दिया, 1/3 1/x अलग कर दिया, 1/2 1/y अलग कर दिया, और 13/6 हमारा अलग हो गया। कुछ कॉमन नजर आ रहा है आपको? कॉमन नजर क्या आ रहा है? 1/2। इनको जब हमने जुदा करा, इनको जब हमने अलग अलग करा, क्या कॉमन नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है कॉमन? तुम बताओ फिर मैं बताऊंगा क्या अलग कॉमन नजर आ रहा है। इसमें क्या आ गया? इसमें क्या आ गया? 1/x का मतलब ये भी अपने पापा से कूटा है, ठीक है ना। अगला देखो 1/3 1/y अलग हो गया, ठीक है, और ये भी अपने मम्मी से पिटी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ना दोनों के अंदर जब मैंने इनको अलग किया तो यहाँ पर 1/x और 1/x 1/y और 1/y आ गया, मतलब ये दोनों कॉमन हो गए। कॉमन हो गए जी। अब हम एक काम करते हैं, इन वेरिएबल्स को ना रिप्लेस करते हैं। तो हम 1/x की जगह पर लगाते हैं p और 1/y की जगह पर लगाते हैं q। यानी जहां जहां हमें 1/x नजर आ रहा है मैं वहां पे p पुट कर दूंगा, और जहां जहां मुझे 1/y नजर आ रहा है वहां पर मैं q पुट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 1/2p 1/3q इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास हो गया 1/3p प्लस में 1/2 इज इक्वल टू q इज इक्वल टू 13/6, ठीक है। अब हमें बेनिफिट पता है क्या मिल गया? जो वेरिएबल पहले हमारा डिनोमिनेटर में था, बस ध्यान से सुनियो, ठीक है, पंचायत बाद में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो आपका डिनोमिनेटर था पहले वेरिएबल, वो अब आपका ऊपर चला गया, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर में परेशान थे, चूहों की समस्या थी, चूहे घुस जाते थे, खाना खा जाते थे, परेशान करते थे, इन्होंने फर्स्ट फ्लोर ले लिया, लेकिन इन्होंने क्या करा, अपने आप को बदल लिया। 1/x की जगह पर क्या आ गया? 1/y की जगह पर क्या आ गया? अब आपको शायद याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मेथड्स कराए थे, आपको समझाया था कि किसी भी इक्वेशन की अगर फ्रैक्शन खत्म करनी हो तो उसका तरीका क्या होता है, ठीक है ना। एलसीएम लेना पड़ता है, तो दोनों का यही काम करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, 2 3 और 1 कितना आएगा? 6 आ गया। 6 को आपने 2 से डिवाइड करा, 3 को p से मल्टीप्लाई करा, आपने 6 को 3 से डिवाइड करा, 1 2। अरे भाई मैथ्स का पेपर है 10th क्लास का, तुम अभी 2 मंजर डॉजिंग टेबल कर रहे हो, है। 6 को 3 से डिवाइड करा, कितना आया? 2 को q से मल्टीप्लाई करा, 6 को 1 से डिवाइड करा, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करा, देखो आ गया ना, नाथ होके निकल के, ठीक है ना। अच्छा लग रहा है ना आपको? प्यारा लग रहा है ना?